हाय, आपका स्वागत है स्मार्ट स्टडी गाइड में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की बुक समकालीन विश्व की राजनीति का चौथा पार्ट, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसमें हम पढ़ेंगे पहले यूरोपीय संघ के बारे में और दूसरा आसियान के बारे में। पार्ट 1 में हमारे यूरोपीय संघ और आसियान होने वाला है। इससे पहले हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र की सिलेबस देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे 4 संगठनों के आ रहे हैं। 4 संगठनों के बारे में हमें इसके अंदर पढ़ना है। पहले तो यूरोपीय संघ हो जाता है, दूसरा आसियान, तीसरा सार्क और चौथा ब्रिक्स। फिर इसमें 6 देश और हैं। इसमें 6 देश के बारे में और पढ़ना है। रूस, चीन, भारत, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया। इसमें इनके बारे में आपको मैं आगे चलकर सब कुछ बताऊंगा, सारा सब कुछ समझाऊंगा अच्छे से। बस आपको सारी वीडियो सही से देखनी है। इसमें हम पढ़ रहे हैं कि यूरोपीय संघ का निर्माण। यूरोपीय संघ के निर्माण से पहले हम ये सबसे पहले जान लेते हैं आखिर यूरोपीय संघ का निर्माण करना क्यों ज़रूरी था। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि सबसे ज़्यादा नुकसान यूरोप के देशों को हुआ। इससे पहले यूरोप के देशों ने सभी लगभग पूरे विश्व के सभी देशों पर राज किया है, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऐसी स्थिति हो गई कि यूरोपीय देश बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए। इसलिए अमेरिका द्वारा इन यूरोपीय देशों को सहायता देने के लिए सबसे पहले मार्शल योजना द्वारा यूरोपीय आर्थिक संगठन की स्थापना की गई। जैसा कि इसमें लिखा है कि यूरोपीय संघ के यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। एक साधारण सी बात है। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सबसे ज़्यादा नुकसान यूरोप के देशों को ही हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सबसे ज़्यादा नुकसान यूरोप के देशों को ही हुआ और इसलिए यूरोप के देशों का विकास करने के लिए यूरोपीय संघ की स्थापना की गई, जैसे मैंने बताया। दूसरा, अब आगे चलते हैं तो सन 1948 में अमेरिका द्वारा मार्शल योजना बनाई गई, जिसके तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई ताकि इन देशों का, यूरोपीय देशों का विकास हो सके। और वर्तमान में मैं बता दूं कि ये यूरोपीय देश 28 राष्ट्र हैं, परंतु इसमें से अब ब्रिटेन अलग हो चुका है, इसलिए अब ये केवल 27 ही रह गए। हाँ, और आगे चलकर सन 1957 में इसमें 6 देशों द्वारा मिलकर रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया गया। फिर धीरे धीरे 1979 में यूरोपीय संसद का निर्माण किया गया। जैसे हमारी पार्लियामेंट होती है उसी प्रकार से ये भी यूरोपीय संसद है, इसमें भी ऐसी बहस होती है। और फिर अंत में फरवरी 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि द्वारा यूरोपीय संघ का गठन पूरी तरीके से कर दिया गया। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि पूरे यूरोपीय संघ का निर्माण धीरे धीरे फरवरी 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा हुआ। और ये सवाल पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि यूरोपीय संघ का निर्माण किस प्रकार हुआ। ये आपको पूरी तरीके से याद कर लेना है। मैं आपको इसमें क्रम वाइज सब कुछ बताता हुआ चलूँगा अच्छे से, बस आपको अच्छे से बढ़िया से याद करना है। यह है यूरोपीय संघ का नक्शा, जिसमें यूरोपीय संघ के सभी देश शामिल हैं। ये जो नीले बैगनी वाले ये इसके पुराने देश हैं, जो ये देश हैं, और संतरी वाले इसमें नए देश आकर शामिल हुए हैं। इस प्रकार यूरोपीय संघ में ये 27 राष्ट्र शामिल हैं। अब बात आती है यूरोपीय संघ के उद्देश्य। आखिर यूरोपीय संघ का उद्देश्य क्या है? आखिर हमने इसका गठन कर दिया, इसका निर्माण कर दिया, तो आखिर इसका उद्देश्य क्या था कि इसे क्यों बनाया गया? सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पहले बताया गया था कि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इन देशों का आर्थिक विकास करना, कि यूरोपीय देशों का आर्थिक विकास करना था। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य इनका यही था। और दूसरा कि यूरोपीय संगठन देशों के मध्य आंतरिक समस्याओं को सुलझाकर आपसी सहयोग को स्थापित करना था, कि ताकि आपसी सहयोग स्थापित हो सके। जो आंतरिक समस्याएं, कलह चल रही है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उन्हें समाप्त कर दिया जाए और अपने आपसी सहयोग स्थापित किया जा सके। फिर अगला पॉइंट कि यूरोपीय देशों के बीच व्यापार को सरल बनाने के लिए, कि मुक्त व्यापार नीति को बनाने के लिए। और यूरोपीय संघ के देशों के बीच मुक्त व्यापार नीति है, एकदम राजनीतिक, एकदम मुक्त व्यापार नीति है। कोई भी देश का सदस्य किसी भी देश में जाकर शामिल हो सकता है, उसमें जाकर रह सकता है। यहाँ तक कि यूरोपीय संघ की विशेषता है सबसे बड़ी कि उसमें किसी भी प्रकार की राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है, और वहाँ की मुद्रा भी एक ही है, यूरो। कि 27 राष्ट्रों में केवल यूरो मुद्रा ही चलाई जा सकती है।
उसके द्वारा व्यापार किया जा सकता है, खरीद की जा सकती है। और आता है अगला कि अमेरिका की आर्थिक शक्ति का मुकाबला करना। हाँ, इसका एक उद्देश्य ये भी है कि अमेरिका सबसे बड़ा विकसित देश है विश्व का, एक ध्रुवीय विश्व है, इसके चक्कर में बना हुआ है। इसलिए अमेरिका की जो आर्थिक शक्ति है उसका मुकाबला करने के लिए भी यूरोपीय संघ का गठन किया गया। आगे चलते हैं तो आता है इसमें यूरोपीय संघ की विशेषताएं। तो यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यूरोपीय संघ एक राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक और कूटनीतिक संगठन है जिसने अपना प्रभाव विश्व में चारों ओर स्थापित किया है। और 2005 में ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, यहाँ तक कि अमेरिका से भी बड़ी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन चुकी है यूरोपीय संघ की मुद्रा। आखिर अब वर्तमान समय में देखा जाए तो यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो अमेरिका के डॉलर के लिए पूरी तरीके से खतरा बनती जा रही है। और आगे कि यूरोपीय संघ के पास अपना यहाँ तक कि झंडा भी है, गान भी है, स्थापना दिवस भी है, यहाँ तक कि अपनी मुद्रा यूरो भी है। ये जो यूरोपीय संघ के 27 राष्ट्र हैं उनका अपना एक झंडा, गान, स्थापना दिवस और मुद्रा भी है। और आगे कि यूरोपीय संघ ने विश्व में दूसरा विकल्प प्रदान किया है। हाँ, सही है, यूरोपीय संघ ने विश्व के समक्ष दूसरा विकल्प प्रदान किया है। जरूरी नहीं है कि हम अब केवल अमेरिका से ही व्यापार करें, अब हम यूरोपीय संघ से भी व्यापार कर सकते हैं जो कि इतना बड़ा एक संगठन है। हाँ, और यूरोपीय संघ में अब वर्तमान में 27 राष्ट्र हैं जैसे कि पहले बताया था। और यूरोपीय संघ की सेना विश्व की दूसरी बड़ी सेना है। हाँ, यूरोपीय संघ के पास विश्व की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी सेना है। और आगे कि यूरोपीय संघ विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी है, क्योंकि अमेरिका से भी 3 गुना ज़्यादा यूरोपीय संघ व्यापार करता है विश्व में। इसलिए यूरोपीय संघ अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बनता जा रहा है धीरे धीरे। आप चाहें तो इनके ये नोट्स हैं अच्छे खासे, आप इनके स्क्रीनशॉट बनाकर अपनी कॉपी में भी उतार सकते हैं, इन्हें याद भी कर सकते हैं। ये पेपर में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ये मैंने आपके लिए पूरी अच्छी तरीके से नोट्स बनाए हैं और मेन पॉइंट्स पर मैंने अंडरलाइन भी कर दिए हैं ताकि अच्छे से जल्दी याद हो सके। और अब बात करते हैं यूरोपीय संघ का झंडा। यूरोपीय संघ का झंडा देखो, ये है यूरोपीय संघ का झंडा। इसमें 12 स्वर्ण सितारे हैं। ये 12 स्वर्ण सितारे हैं। इसमें ये 12 स्वर्ण सितारे हैं जो इसके एक चक्र के भांति हैं। इसमें 12 स्वर्ण सितारे हैं जो एक चक्र की तरह हैं। और यूरोपीय संघ के देश में एकता, मेल मिलाप और एकजुटता का प्रतीक हैं ये 12 सितारे। अब आता है कि यूरोपीय संघ की सैन्य विशेषताएं। यूरोपीय संघ की सैन्य विशेषताएं भी अब महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जो ये अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच, और ये रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, इसमें यूरोपीय संघ की विशेषता, इसकी भूमिका और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसके पास। अब इसकी सेना विशेषता की बात करते हैं कि इसके पास विश्व की दूसरी बड़ी सेना जैसे पहले बताया था। और दूसरा कि इसके सदस्य फ्रांस के पास यूएनओ की स्थायी सदस्यता है और साथ ही साथ इसके पास वीटो पावर भी है। यानी कि यूरोपीय संघ के 27 राष्ट्रों में एक ऐसा राष्ट्र है फ्रांस जो यूएनओ का स्थायी सदस्य है और उसके पास वीटो पावर भी है। और दूसरा कि यह एक फ्रांस परमाणु संपन्न देश भी है, उनके पास परमाणु शक्तियाँ भी हैं। और यूरोपीय संघ की सेना के पास आधुनिक तकनीकों से संपन्न हथियार हैं, हर तरीके के आधुनिक संपन्न हथियार हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि यूक्रेन की मदद करने के लिए किस प्रकार से उनकी सहायता करी जा रही है, आधुनिक बड़े बड़े खतरनाक हथियार दे रहे हैं। हाँ, और आगे कि यूरोपीय संघ की मुख्य व्यापार हथियारों की बिक्री करना है, और जैसा कि इस समय देखा ही जा रहा है। आगे चलें तो अब आती है यूरोपीय संघ की कमजोरियाँ। कि यूरोपीय संघ की कमजोरियाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। आती है कि यूरोपीय संघ की कमजोरियाँ। यूरोपीय संघ की कमजोरियाँ ये है कि इसमें अलग अलग देशों की अलग अलग विदेश और अलग अलग रक्षा नीति है जो एक दूसरे के विरुद्ध चली जाती है कभी कभी, जैसे कि इराक पर हमले के मामले में देखा गया है। हाँ, और अगला आता है कि यूरोपीय संघ के कई देशों ने अपने यहाँ यूरो मुद्रा नहीं लागू की। हाँ, कि कई यूरोपीय देशों के बीच ही यह भी समस्या बनी हुई है कि यूरोपीय संघ के 27 राष्ट्रों में से कुछ देश ऐसे हैं जो अपने यहाँ यूरो मुद्रा लागू नहीं करते, मगर अधिकांश देशों ने अपने यहाँ यूरो मुद्रा को लागू किया है।
और उसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया। हाँ, और डेनमार्क और स्वीडन ने यूरोपीय संघ की संधि, मास्ट्रिक्ट संधि और यूरोपीय मुद्रा को मानने से एकदम इनकार कर दिया है। हाँ, अभी तक नहीं मानी। फिर आता है अगला कि यूरोपीय संघ के कई देशों ने अमेरिका गठबंधन के सदस्य भी हैं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल भी है कि यूरोपीय संघ के कई देश अमेरिका गठबंधन के सदस्य भी हैं। अमेरिका सदस्य, हाँ, कि ये अमेरिका का जो गठबंधन है नाटो उसके सदस्य भी हैं यूरोपीय संघ के कुछ सदस्य देश। और अगला आता है कि ब्रिटेन जून 2016 को यूरोपीय संघ से अलग हो गया। ये है ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मार्गरेट थैचर कोई पुरुष है, मगर ये महिला है। मैं आपको बता दूं, ये यूरोपीय संघ बहुत ज़्यादा पावरफुल संगठन है। इसकी भूमिका आज के समय में देखी जा सकती है कि कितना ज़्यादा प्रासंगिक है, कितना ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ हैं ये पूरी एक साथ आ जाती हैं तो यूरोपीय संघ तो कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इसने रूस के नाक में दम कर दिया है, कितनी ज़्यादा पावरफुल है ये। रूस और यूक्रेन के युद्ध में देखा गया है। अब हमारा यूरोपीय संघ तो पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं आसियान की। अब आता है अगला आसियान का निर्माण। अब बात करते हैं आसियान की। ये आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 राष्ट्रों का एक संगठन है। ये एशिया में एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में 10 राष्ट्र हैं, उनके एक संगठन है। आसियान की स्थापना 1967 में हुई। आसियान की स्थापना यूरोपीय संघ की सफलता को देखते हुए इसकी स्थापना की गई। और इसके संस्थापक देश, आसियान के संस्थापक देश शुरू में 5 थे: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये वो 5 देश हैं जिन्होंने एक साथ मिलकर आसियान का शुरू में निर्माण किया। और उसके बाद इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके की गई। और आगे चलकर इसमें 5 नए देश और आकर जुड़ गए। पहला ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी। और इसका आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया में स्थित है। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया में है। ठीक है, ये हो गया हमारा आसियान में से महत्वपूर्ण हो जाता है कि आसियान 10 राष्ट्रों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसके 5 संस्थापक देश थे और बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की गई है और इसका मुख्यालय इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, यह है आसियान। शुरू में इसके थाईलैंड, ये रहा, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, कंबोडिया, ब्रुनई, ये सभी देश इसके 10 देश हैं जो इसमें पूरे देश शामिल हैं। ये 10 देशों का एक समूह है जिसे आसियान के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है। यहाँ पर हमारा भारत लगता है म्यांमार की सीमा से। ये चीन, मलेशिया। अब बात आती है आसियान की विशेषता की कि आसियान एक असैनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समुदाय है कि आसियान के पास कोई भी अपनी सेना नहीं है। एक शांतिपूर्ण एक पूरा संगठन है आसियान के पास यूरोपीय संघ की तरह कोई भी अपनी सेना नहीं है। कोई भी तानाशाही स्थापित करने के लिए कोई भी उसके पास सेना नहीं है। वो पूरी एकदम शांतिपूर्ण, एकदम शांति में विश्वास रखने वाला आसियान समूह है। और आसियान के पास अपना एक झंडा भी है। और आसियान की जनसंख्या विश्व की 8% है। विश्व की जनसंख्या की 8% भाग आसियान में पाया जाता है। और आसियान देशों के विकास करने के उद्देश्य को आसियान शैली कहा जाता है। हाँ, और आसियान के 10 देशों ने जो विकास करने के लिए जो उद्देश्य नीतियाँ अपनाई है उन्हें आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। और आसियान की जीडीपी 2003 में $700 बिलियन थी, $700 बिलियन। और वर्तमान समय में आसियान की जो जीडीपी है वो बहुत तेज़ गति से विकास कर रही है। प्रति वर्ष 4% की दर से विकास कर रही है जीडीपी आसियान की। अब बात करते हैं आसियान के उद्देश्य कि आसियान की सभी संगठनों के उद्देश्य देखे जाएँ तो सभी लगभग समान ही होते हैं। सभी का वही थोड़े बहुत हल्का फुल्का चेंज होता है, वरना सारे उद्देश्य
समान ही होते हैं। आसियान के सभी संगठनों का उद्देश्य यही है, आसियान की तरह ही, कि उनका भी आर्थिक विकास करना जैसे यूरोपीय संघ का था, और सामाजिक सांस्कृतिक विकास को हासिल करना, कानून व्यवस्था तथा शासन प्रणाली में सुधार करना, और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। यानी कि इनके पास कोई भी अपनी सीमा तो है नहीं, इसलिए ये यूएनओ की शासन प्रणाली पर पूरा विश्वास रखते हैं। वे पूरे यूएनओ के नियमों का पालन करके अपने क्षेत्र में शांति और स्थायित्व स्थापित करना चाहते हैं। फिर आता है आसियान का झंडा। कि आसियान के झंडे की बात करी जाए तो यह आसियान का झंडा, जैसे यूरोपीय संघ का झंडा था वैसे आसियान का झंडा है। आसियान झंडे में ये 10 धान की बालियाँ देखी जा सकती हैं। ये जो 10 धान की बालियाँ हैं वो 10 देशों को, आसियान के 10 देशों को इंगित कर रही हैं, और बीच में ये अपने धागे से बंधी हुई हैं, एक धागे से बंधी हुई हैं, जो इनके एकता और मित्रता का प्रतीक है, कि जो ये 10 देश आपस में जुड़े हुए हैं, ये कभी भी अलग नहीं होंगे। और इसमें जो लाल रंग है वो साहस और गतिशीलता का प्रतीक है। इसमें पीला रंग जो धान की बालियों में, वो समृद्धि का प्रतीक है। सफ़ेद रंग जो चक्र में दिखता है वो शुद्धता का प्रतीक है। और जो ये चक्र है, चक्र किसका प्रतीक है? वो है एकता का प्रतीक। और नीला रंग है शांति और स्थिरता का प्रतीक। शांति और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है नीला रंग। अब बात करते हैं आसियान की शैली। जैसे कि पहले बताया गया था कि आसियान की शैली, यानी कि आसियान के देशों के विकास करने के तरीके को ही आसियान की शैली कहा गया है। आसियान की शैली कहा गया है। और आसियान ने इसके अनौपचारिक, सहयोगात्मक, टकराव रहित विकास करने के तरीके को ही आसियान शैली कहा गया है। और इसके सहयोग और मेल मिलाप से विश्व के सामने एक नया उदाहरण पेश किया है। जिस प्रकार यूरोपीय संघ ने विश्व के समक्ष एक नया विकल्प के रूप में उभरा है, उसी प्रकार आसियान भी एक आसियान शैली को अपनाकर सहयोग और मेल मिलाप के साथ व्यापार कर कर अपने संबंधों को सुधार कर आसियान ने भी अपना विकास किया, अपनी विश्व में अलग पहचान बनाई है। अब आता है आसियान के 3 स्तंभ। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी पेपर में कई बार देखा गया, आसियान के 3 स्तंभ। अब आता है आसियान के 3 स्तंभ, यानी आसियान द्वारा संपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए 2003 में 3 संस्थाओं का निर्माण किया गया, जिन्हें आसियान के 3 स्तंभ कहा जाता है। ये 3 संस्थाएं कौन सी थी? पहला आसियान की सुरक्षा समुदाय, दूसरा आर्थिक समुदाय, तीसरा सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। अब बात करते हैं कि आसियान की सुरक्षा समुदाय। आसियान की सुरक्षा समुदाय का कार्य क्या है? आसियान की सुरक्षा समुदाय का कार्य है कि सदस्य देशों के बीच विवाद को सुलझाना। सीधी सी बात है कि अब सुरक्षा की बात आ रही है तो सदस्य देशों के बीच विवाद को ही सुलझाना होगा, आसान से है। दूसरा कि शांति और सहयोग को स्थापित करना, शांति और सहयोग को बढ़ावा देना आसान है। अब अगर समुदाय आता है आसियान के आर्थिक समुदाय। आसियान का आर्थिक समुदाय की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य तो यही होगा कि मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। आसियान के 10 देश जो हैं उनमें मुक्त व्यापार बढ़ावा दिया जा सके, ताकि उनका विकास हो, आर्थिक विकास हो, और आर्थिक विवादों को सुलझाना। अब अगला तीसरा आता है समुदाय सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। इसका यही है कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के स्तर को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य मेन यही है। ये आसियान के 3 स्तंभ हो गए। अब आते हैं आसियान की आर्थिक गतिविधियाँ, कि आसियान की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व में, या आसियान की आर्थिक रूप से पहचान विश्व में क्या है। कि आसियान एक महत्वपूर्ण आर्थिक संगठन है। आसियान की जीडीपी 2003 में $700 बिलियन थी, $700 बिलियन। और आसियान की जीडीपी लगातार 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती जा रही है। और आसियान ने अपने देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आफ्टा को लागू किया है। ये आफ्टा क्या है? आफ्टा है कि ये द एशिया फ्री ट्रेड एरिया, यानी कि इसमें कि एशिया के 10 देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते को बढ़ावा देने के लिए ये आफ्टा बनाया गया। इसमें आर्थिक प्रतिबंध, कोटा, परमिट जैसी प्रतिबंध थे वो सभी समाप्त कर दी गई। और आसियान की विश्व की जनसंख्या 8% है। विश्व की जनसंख्या का 8% भाग आसियान में पाया जाता है। अब बात करते हैं आसियान और भारत के संबंध। ये तो हो जाता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत और आसियान के संबंध। कि भारत ने आसियान पर तो शुरू में ध्यान नहीं दिया, परंतु भारत ने बाद में आसियान के साथ अपने संबंध सुधारने और व्यापार करने का पूरा प्रयास किया है। और आसियान ने इसलिए
आसियान के साथ अपने संबंध सुधारने के लिए इसलिए भारत ने 1991 में पूर्व की ओर देखो नीति को अपनाया। जब 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब उन्होंने पूर्व की ओर देखो नीति को अपनाया ताकि हमारे संबंध आसियान के साथ अच्छे हो सके और हम व्यापार को बढ़ावा दे सकें। और भारत ने यहाँ तक कि आसियान के 2 देश सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है और आगे कि भारत आसियान से भी मुक्त व्यापार समझौता करने का प्रयास कर रहा है, यानी कि भारत आसियान के अन्य देशों से भी मुक्त व्यापार समझौता करने का प्रयास कर रहा है। और आसियान के साथ अपने संबंध सुधारने के लिए भारत ने सन 2014 में पूरब की ओर चलो नीति अपनाई, यानी कि 2091 में हमने पूरब की ओर देखो नीति को अपनाया था कि फिर आगे कि बहुत हो गया, बहुत देख लिया पूरब की ओर, अब पूरब की ओर चलने की बारी है। फिर नरेंद्र मोदी ने सन 2014 में पूरब की ओर चलो नीति को अपनाया। और फिर आता है कि अगला ये 25 जून 2018 को भारत और आसियान ने एक रजत जयंती बनाने के लिए डाक टिकट को लागू किया, डाक टिकट को, यानी कि रजत जयंती क्या होती है? रजत जयंती होती है कि 25वीं वर्षगांठ, यानी कि जब हमारे 25वीं कह सकते हैं 25वीं सालगिरह, यानी कि रजत गांठ यानी कि 25वीं सालगिरह हो गई, यानी कि रजत जयंती। हाँ, कि भारत ने आसियान के देशों के साथ अपनी 25वीं जयंती 25 जनवरी 2018 में मनाई। ठीक है, तो ये रही फ़ोटो कि 2018 की। हाँ, ये NCERT की कटिंग है एक छोटी सी। इसमें देख सकते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री ने आसियान के 10 देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारते हुए अपने संबंधों को सुधारते हुए ना विश्व को दिखाते हुए कि हमारे संबंध आसियान के साथ अच्छे हैं। 2018 में अपनी रजत जयंती बनाई, यानी कि 25वीं वर्षगांठ। तो अब हमारा सेशन ख़त्म होता है, अब अगली वीडियो में मिलेंगे ज़रूर। अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। टेक गुड बाय।